नमस्ते। फिज़िक्स के इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। न केवल साइंस के स्टूडेंट्स का, आर्ट्स और कॉमर्स के स्टूडेंट्स का भी बहुत स्वागत है, क्योंकि फ़िज़िक्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हर लेवल पे पूछी जाती है। आप किसी भी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे तो उसमें फ़िज़िक्स के बेसिक्स तो पूछे ही जाते हैं। जैसे सेमीकंडक्टर है वो पूछा जाता है, एसी है वो पूछा जाता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। काफ़ी कुछ टॉपिक्स हैं ऐसे जो हर लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग भी जो साइंस के नहीं हैं, आर्ट्स के और कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, वो भी इस वीडियो से अपना बेनिफिट ले सकते हैं, इस वीडियो से अपना फिज़िक्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने सेमीकंडक्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ा। सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, उनकी संरचना कैसी होती है, किस तरह से उनको बनाया जाता है, वो सारा हमने पढ़ा। फिर उसके बाद हमने पीएन संधि कैसे बनाई, पीएन संधि किस तरह से काम करती है, डायोड कैसे बनाया, डायोड की बाइसिंग कैसे होती है, डायोड वर्क कैसे करता है, वो सारी चीज़ें हमने बहुत डिटेल में अच्छे से पढ़ी। अब क्वेश्चन आता है कि हमने जो ये पढ़ा इसका यूज़ क्या है, हम क्यों किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं, हम ये डायोड को क्यों पढ़ रहे हैं, हम पी टाइप और एन टाइप को क्यों बना रहे हैं, हम ये सब पढ़ क्यों रहे हैं। तो हर चीज़ का कुछ यूज़ है, कुछ एप्लीकेशन है। इस लेक्चर में हम डायोड के एप्लीकेशन को ही पढ़ेंगे कि डायोड को यूज़ कहाँ किया जाता है, कैसे यूज़ किया जाता है। ठीक है, वैसे तो बहुत वास्ट है, डायोड को बहुत सी जगहों पर यूज़ किया जाता है। एलईडी की फॉर्म में यूज़ किया जाता है, सोलर सेल की फॉर्म में यूज़ किया जाता है, फोटो डायोड की तरह यूज़ किया जाता है, वैरेक्टर डायोड की तरह यूज़ किया जाता है। बहुत सारी एप्लीकेशंस है डायोड की। आजकल सोलर सेल का, सोलर पैनल का बहुत चलन है, गवर्नमेंट भी इसको बहुत प्रमोट कर रही है, क्योंकि ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। सन की एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट की जा रही है, तो ये एक रिन्यूएबल सोर्स, क्योंकि जो फॉसिल फ्यूल्स है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं। एक समय ऐसा आएगा कि वो सारा फॉसिल फ्यूल ख़त्म हो जाएगा, तो हमारे पास एनर्जी का कोई सोर्स ही नहीं बचेगा। इसलिए गवर्नमेंट भी आजकल सोलर एनर्जी को, सोलर पैनल्स बनाने को, इसको लेके बहुत प्रमोट कर रही है। उसमें भी आपकी पूरी सेमीकंडक्टर फिजिक्स आती है, डायोड्स को ही काम में लेकर वो पैनल्स बनाए जाते हैं। ठीक है, बट आपके कोर्स में केवल दो ही एप्लीकेशंस हैं, एक है जेनर डायोड और एक है रेक्टिफायर। ठीक है, तो हम उन्हीं दो के बारे में पढ़ेंगे बहुत डिटेल में, और आगे कभी मौका मिला तो एक और वीडियो बनाया जाएगा आपके लिए, जिसमें पूरा डिटेल में सेमीकंडक्टर डायोड के क्या क्या एप्लीकेशंस है उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। हाल फिलहाल हम अभी 12th के कोर्स पर ही कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, तो हमारे 12th के कोर्स के अकॉर्डिंग दो एप्लीकेशन हैं जो आपके कोर्स में दे रखी है। पहला है जेनर डायोड और दूसरा है रेक्टिफायर। जेनर डायोड, जेनर टू टन क्या होता है वो हमने जब कैरेक्टरिस्टिक कर्व पढ़ा था उसमें समझा था, उसी को ही काम में लेकर जेनर डायोड बनाया जाता है। और दूसरा होता है रेक्टिफायर, जिसको कहा जाता है दिष्टकारी। हिंदी में जो इसका नाम है उससे बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि इसका काम क्या होता है, और डिटेल में हम आगे पढ़ते हैं। इस पूरे 12th के कोर्स के अंदर आपके सिर्फ यही दो एप्लीकेशंस हैं, जेनर डायोड क्या होता है, कैसे काम करता है, रेक्टिफायर क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, कैसे काम कर रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम ले रहे हैं जेनर डायोड क्या होता है। जेनर डायोड बेसिकली हमने जो पीछे फर्स्ट बाइसिंग पढ़ी थी डायोड की, उसमें हमने कहा था कि डायोड को जब तक फॉरवर्ड में जोड़ा जाता है तब तक तो हमें करंट आराम से मिलती है, लेकिन जब रिवर्स में जोड़ा तो बहुत एक लिमिटेड अमाउंट तक ही करंट मिली, उसके बाद करंट नहीं मिल पाती है। क्यों? क्योंकि एवलांच हो जाता है, जेनर ब्रेकडाउन हो जाता है, जिस कारण से हमारा डायोड टूट जाता है। जेनर डायोड एक ऐसा डायोड है जिसको रिवर्स में काम करते हुए इस तरह से बनाया गया, उसका कंस्ट्रक्शन इस तरह से किया गया कि उसको रिवर्स में काम में लिया जाए, लेकिन बिना डैमेज किए। जेनर एक साइंटिस्ट था, उसी के नाम पर इसका नाम जेनर डायोड रखा, जिसने इसको कंस्ट्रक्ट किया, फैब्रिकेट किया। उसने इसकी कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा चेंज किया, इसके सर्किट में थोड़ा सा चेंज किया, और ऐसा डायोड बनाया जो रिवर्स में काम, जनरली जो डायोड होता है वो रिवर्स में काम नहीं करता है, क्योंकि रिवर्स में बिल्कुल स्लाइट सी करंट मिलने के बाद, बहुत हल्का सा वोल्टेज बढ़ाने के बाद वो टूट जाता है, एवलांच ब्रेकडाउन आ जाता है उसके अंदर।
तो वो डायोड हमारा काम करना बंद कर देता है, एक तरह से बिल्कुल डैमेज हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, तो जेनर ने उसकी कंस्ट्रक्शन में कुछ चेंजेस किए और कंस्ट्रक्शन में चेंज करने के बाद उसने एक ऐसा डायोड बनाया जो रिवर्स में ही काम करता है लेकिन बिना डैमेज हुए काम करता है। अब कैसे करता है उसका डायग्राम बना के मैं आपको समझाती हूँ। इसको वोल्टेज नियामक या वोल्टेज नियंत्रक की तरह काम में लिया जाता है क्योंकि वोल्टेज को कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, कैसा होता है इसका सर्किट वो समझते हैं। ये हमारा बैटरी है, बैटरी का पॉजिटिव है, बैटरी का नेगेटिव है, यहाँ पे हमारा डायोड। अच्छा, जो सिंपल डायोड का सिंबल होता है वो ये होता है, ये सिंपल डायोड का सिंबल है, ये पी टाइप है और ये एन टाइप है। लेकिन अब जेनर अगर आ गया तो सिंबल में थोड़ा सा चेंज होना चाहिए ताकि हमें पता चल सके कि ये जेनर का सिंबल है। तो इस एन को ऐसे जेड बना दिया जाता है, सिर्फ ये डायरेक्ट चेंज आ जाता है। अगर एन में इस तरह से जेड बना हुआ है तो हम अपने आप समझ जाएंगे कि सर्किट में जेनर डायोड लगा हुआ है। और अगर हमारा सिंपल लाइन बनी हुई है, ये हमारा इस तरह से बना हुआ है, तो ये सिंपल पी एन डायोड है हमारा। ठीक है, ये सिंपल पी एन डायोड है। और अगर हमारा ऐसे जेड बना हुआ है तो ये जेनर डायोड हो जाएगा। अब इसका सर्किट कैसे बनाया ताकि ये बिना डैमेज हुए काम कर सके उसको समझते हैं। ये हमारा जेनर डायोड है इस तरह से। ठीक है, जेनर डायोड के पैरेलल में समांतर में एक लोड रेजिस्टेंस लगा दिया गया, एक भार प्रतिरोध लगा दिया गया और इस भार प्रतिरोध का मान जो डायोड का रेजिस्टेंस है उससे बहुत कम रखा गया, वेरी लो। जो लोड रेजिस्टेंस होता है वो वेरी लो रखा गया। अब क्या होगा, यहां से जो हमारी सप्लाई है, सप्लाई से करंट आएगी। ठीक है, जब तक लिमिटेड करंट आ रही है तब तक तो हमारा डायोड बिना डैमेज हुए काम करेगा। लेकिन जैसे ही हाई करंट आएगी तो क्या होगा, ये जो करंट है डायोड जेनर डायोड में से केवल उतनी ही करंट फ्लो करेगा जितना कि ये बिना डैमेज हुए हैंडल कर सकता है। बाकी की जो भी एक्स्ट्रा करंट है वो सारी इस लोड में से चली जाएगी। तो ये जो आई करंट आई ये दो पार्ट में बट जाएगी, एक तो जेनर करंट आई जेड में और एक लोड करंट आई एल में। क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है समांतर क्रम में धारा बट जाती है। अगर यही हम सीरीज में जोड़ते, श्रेणी क्रम में जोड़ते तो जितनी धारा जेनर डायोड में से जाती उतनी ही धारा लोड में से भी जाती, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, डायोड हमारा टूटता ही टूटता। लेकिन क्योंकि हमने समांतर में जोड़ा है तो धारा बट जाती है। रेजिस्टेंस को, लोड रेजिस्टेंस को कम इसलिए रखा ताकि ज़्यादा करंट उसमें से आराम से फ्लो हो सके और हमारा डायोड बिना डैमेज हुए काम कर सके। जैसे मान लिया कि हमारा जेनर डायोड है वो ओनली 0.4 एम्पेयर तक की, माइक्रो एम्पेयर तक की करंट को ही फ्लो कर सकता है। एक एग्जाम्पल है कि हमारा जो जेनर डायोड है उसमें से केवल 0.4 माइक्रो एम्पेयर तक की करंट फ्लो हो सकती है, इससे ज़्यादा करंट आएगी तो वो डैमेज हो जाएगा। तो क्या किया, यहाँ से मान लिया हमारी 1 एम्पेयर की करंट फ्लो आई, 1 माइक्रो एम्पेयर की करंट आई, जो हमारी सप्लाई थी उससे 1 माइक्रो एम्पेयर की करंट आई। 1 माइक्रो एम्पेयर की करंट में से जो 0.4 माइक्रो एम्पेयर की करंट थी वो तो डायोड में से गई, बाकी की जो 0.6 माइक्रो एम्पेयर की करंट थी वो लोड में से चली गई। क्योंकि लोड रेजिस्टेंस बहुत लो है, उसमें कितनी भी हाई करंट फ्लो कर दी जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब अगर ये 1 एम्पेयर की जगह 10 माइक्रो एम्पेयर भी होती तो बची हुई जितनी भी थी 9.6 वो पूरी की पूरी लोड में से चली जाती। लोड का रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, बहुत कम है, उसमें हम चाहे जितनी करंट सप्लाई कर सकते हैं। जेनर डायोड में से केवल उतनी ही करंट फ्लो होगी जितना कि ये बिना डैमेज हुए हैंडल कर सकता है। ठीक है, आपके घरों में जो रेगुलेटर्स लगे हुए होते हैं उसमें यही प्रोसेस होता है पूरा कि उसको केवल उतनी ही करंट दी जाती है डिवाइस को जितना कि बिना डैमेज हुए वो काम कर सके। उससे ज़्यादा आते ही वो बाईपास हो जाएगी, वो लोड को चली जाएगी। ठीक है, इसलिए कहा जाता है, आजकल तो इनबिल्ट आते हैं, जितने भी एसी लगे होते हैं, फ्रिज लगे होते हैं, उनमें इनबिल्ट स्टेबलाइजर्स लगे हुए आते हैं, तो आपको अलग से लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। पहले के टाइम में जो पुराना टाइम था, आपके दादी से या दादा से आप पूछना, कभी बात करना, फ्रिज के साथ एक अलग से स्टेबलाइजर लगाया जाता था, कूलर के साथ एक अलग से स्टेबलाइजर लगाया जाता था। उसका काम यही था, फ्रिज को जितना वोल्टेज चाहिए उतना वोल्टेज उसको दिया जाएगा। कभी किसी कारण से अगर हाई पावर आ गई तो वो उस स्टेबलाइजर के थ्रू
बाईपास हो जाती है और हमारा डिवाइस बिना डैमेज हुए काम करता है। कई बार आपने सुना होगा, अरे यार आज तो हमारा फ्रिज उड़ गया, अरे यार आज तो हमारा टीवी उड़ गया। उड़ने का मतलब क्या है? ऐसे उड़ तो ना जाता है। उड़ने का मतलब क्या है? उस पे जितनी उसकी मैक्सिमम वैल्यू थी करंट की, उससे ज़्यादा आने के कारण वो डैमेज हो गया, उसने काम करना बंद कर दिया। ठीक है, तो ये है हमारा जेनर डायोड की वर्किंग, कि जेनर डायोड किस तरह से वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करता है। ठीक है, क्वेश्चन भी इस तरह से ही पूछा जाता है, जेनर डायोड का सर्किट डायग्राम बनाइए, जेनर डायोड की कार्यप्रणाली समझाइए, ये वोल्टेज रेगुलेटर की तरह किस तरह से काम करता है। तो ये सारी चीज हमें उसके अंदर लिख के आनी है। नेक्स्ट बहुत इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है, वो है रेक्टिफायर दिष्टकारी। 101% जो दो तरह के रेक्टिफायर है उसमें से एक तरह का रेक्टिफायर एग्जाम में पूछा ही जाता है। ठीक है, रेक्टिफायर जैसा कि इसका हिंदी में नाम होता है दिष्टकारी। रेक्टिफायर का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में बदलना। अल्टरनेटिंग करंट की दो डायरेक्शंस होती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो वो दो डायरेक्शंस को एक ही डायरेक्शन में चेंज करना, वो क्या कहलाता है? रेक्टिफायर कहलाता है। रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस है जो इस पे आने वाली अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में, डीसी करंट में चेंज कर देता है। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में जो बदलता है उसको क्या कहा जाता है? दिष्टकारी कहा जाता है। वैसे बहुत सारे तरह के होते हैं, कई बार डीसी करंट बिल्कुल स्ट्रेट कांस्टेंट भी मिलती है और कई बार हमें इस तरह की भी मिलती है। ठीक है, इसको भी दिष्ट धारा ही कहा जाता है। ठीक है, 4-5 तरह के रेक्टिफायर्स होते हैं, ब्रिज रेक्टिफायर भी होता है और कैल्विन ब्रिज रेक्टिफायर भी होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर होता है, फुल वेव रेक्टिफायर होता है, बहुत सारे तरह के रेक्टिफायर्स होते हैं। बट आपके कोर्स में 2 तरह के रेक्टिफायर है और बेसिक वही है, बाकी के सारे उसी के कॉम्बिनेशन से बनाए जाते हैं। 2 तरह के रेक्टिफायर्स होते हैं, एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर और दूसरा होता है फुल वेव रेक्टिफायर। अर्ध तरंग दिष्टकारी और पूर्ण तरंग दिष्टकारी, नाम से ही पता चल रहा है क्या हो रहा है। अर्ध तरंग दिष्टकारी मतलब आउटपुट पे हमें आधी ही तरंग मिलेगी और पूर्ण तरंग दिष्टकारी मतलब आउटपुट पे हमें पूरी तरंग मिलेगी। ठीक है, तो ये दिष्टकारी क्या होता है, रेक्टिफायर क्या होता है, वो क्लियर। ऐसा डिवाइस, ऐसी युक्ति, ऐसी अर्धचालक युक्ति जो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलती है, उसको क्या कहा जाता है? रेक्टिफायर कहा जाता है। जब रेक्टिफायर पे हम ऐसा इनपुट वोल्टेज वेवफॉर्म देते हैं तो हमें आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म इस तरह का मिलता है। इसमें देखो दोनों डायरेक्शन दिख रही है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसमें केवल एक ही डायरेक्शन दिख रही है, पॉजिटिव डायरेक्शन। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ रही है। ठीक है, यहाँ पे हमें ओनली पॉजिटिव डायरेक्शन ही मिल रही, तो धारा का दिष्टकरण कर दिया, एक डायरेक्शन में चेंज कर दिया उसको। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर कैसे काम करता है, उसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। फुल वेव रेक्टिफायर कैसे काम करता है, उसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपका एग्जाम में 100% आएगा, गारंटी है, लिख लीजिए। इसलिए बहुत अच्छे से इसको समझना है और पढ़ना है। हाफ वेव रेक्टिफायर में एक डायोड को काम में लिया जाता है। ये देखिए, ये एक डायोड है हमारे पास, सिंगल एक डायोड है, पीएन डायोड है। ठीक है, और ट्रांसफॉर्मर को काम में लिया जाता है। हम जो इनपुट वोल्टेज अप्लाई करेंगे वो ट्रांसफॉर्मर के थ्रू करेंगे। ये हमारा ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ है, ये ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी कॉइल है, प्राथमिक कुंडली है, और ये हमारी उसकी सेकेंडरी कॉइल हो जाएगी। ट्रांसफार्मर के थ्रू इसलिए दिया जाता है क्योंकि कई बार हमें बहुत हाई वोल्टेज देना होता है, तो ट्रांसफार्मर के थ्रू बहुत इजीली दे सकते हैं। अगर हम ऐसे ही डायरेक्ट देंगे तो हीट जनरेट होगी, जिस कारण से डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो जो भी हमारा एसी वोल्टेज है, ये हमारा एसी वोल्टेज है, इसको हमें डीसी में बदलना है। इसके 2 साइकिल है, एक पॉजिटिव साइकिल है, एक नेगेटिव साइकिल है। ये पॉजिटिव वापस से फिर नेगेटिव आएगा और इस तरह से चलता रहेगा। ठीक है, इसको हमने ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कॉइल को दिया, इंडक्शन इफेक्ट हुआ, म्यूचुअल इंडक्शन इफेक्ट हुआ, अन्योन्य प्रेरण प्रभाव हुआ, उस कारण से
वैसा ही इफेक्ट सेकेंडरी पे पड़ा और सेकेंडरी ने जो वोल्टेज डेवलप किया वो डायोड को मिला और डायोड से हमें आउटपुट में करंट मिली और हमें आउटपुट पे जो मिला वो इस तरह का ओनली हाफ साइकिल ही मिला। सिर्फ जो पॉजिटिव साइकिल है हमें वही मिले, नेगेटिव साइकिल नहीं मिले। तो जितना हमने एसी वोल्टेज दिया उसका आधा ही आउटपुट पे मिला, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, हाफ वेव रेक्टिफायर कहा जाता है। ठीक है, अब इसकी वर्किंग समझते हैं, ये काम कैसे करता है। जब एसी का पॉजिटिव हाफ साइकिल आता है, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल आया, ठीक है, तो क्या होगा, ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव, ये टर्मिनल नेगेटिव, उस कारण से ये टर्मिनल पॉजिटिव, ये टर्मिनल नेगेटिव। ठीक है, इंडक्शन इफेक्ट हुआ, जो वोल्टेज दिया गया प्राइमरी पे दिया गया, लेकिन इसका इफेक्ट सेकेंडरी पे पड़ा। अब बैटरी का पॉजिटिव डायोड के P से जुड़ा है और नेगेटिव डायोड के N से जुड़ा है, तो डायोड कैसा है, फॉरवर्ड बायस में है, फॉरवर्ड बायस में है तो हमें आउटपुट पे पूरे साइकिल के लिए करंट मिलेगी। जब तक हमारा ये पॉजिटिव साइकिल रहेगा तब तक हमें आउटपुट पे करंट मिलती जाएगी, बढ़ी हुई नहीं मिलती है। ऐसा नहीं है कि बढ़ के मिलेगी, मैग्नीफाइड होके मिलेगी, एम्पलीफाइड होके मिलेगी या घट के मिलेगी, जितनी दी है उतनी ही मिलेगी, पूरे साइकिल के लिए मिलेगी। क्योंकि जब पॉजिटिव साइकिल था तो डायोड फॉरवर्ड बायस था, फॉरवर्ड बायस होने के कारण हमें आउटपुट पे पॉजिटिव साइकिल के लिए करंट मिली। अब जैसे ही नेगेटिव साइकिल आया, ये नेगेटिव साइकिल आया, तो अब डायोड क्या हो गया, हमारा रिवर्स बायस हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। बैटरी का नेगेटिव डायोड के P से जुड़ा है, बैटरी का पॉजिटिव डायोड के N से जुड़ा है, डायोड रिवर्स बायस हो गया। नॉर्मल कंडीशन में रिवर्स बायस में आउटपुट पे कोई करंट नहीं मिलती है, इसलिए हमें यहाँ पे कोई करंट नहीं मिली। तो जब हमें पॉजिटिव साइकिल मिला तो डायोड का फॉरवर्ड बायसिंग था, इसलिए पॉजिटिव मिला। जब हमें नेगेटिव साइकिल में कुछ नहीं मिली तो ये हमारा डायोड की रिवर्स बायसिंग थी, इसलिए हमें यहाँ पे कोई करंट नहीं मिली। अगेन जैसे ही पॉजिटिव साइकिल आएगा वापस से पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, डायोड वापस से फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, आउटपुट पे वापस से करंट मिल जाएगी। फिर से जब नेगेटिव साइकिल आएगा तो वापस से पोलैरिटी चेंज होने के कारण डायोड रिवर्स बायस होगा, आउटपुट पे कोई करंट नहीं मिलेगी। तो जितनी भी हमने इनपुट पे वोल्टेज सप्लाई की है उसका आधा पॉजिटिव साइकिल ही हमें आउटपुट पर मिला है, इसलिए हमारा जो ये सर्किट है इस सर्किट को हाफ वेव रेक्टिफायर कहा जाता है। जितना इनपुट पे दिया उसका आधा ही हमें आउटपुट पे मिला है। ओनली उस कंडीशन में मिला है जब डायोड फॉरवर्ड बायस था, जब डायोड रिवर्स बायस था तो नहीं मिला। ठीक है, अब इसकी कमियां क्या क्या हुई, अगर हम इसकी कमियां देखें तो इसकी कमियां क्या क्या हुई। पहली जो इसमें कमी आई वो आई इसकी इफेक्टिविटी या एफिशिएंसी, इसकी जो दक्षता है। हमने 100% दिया लेकिन आउटपुट पे हमें 50% ही मिला, तो इसकी दक्षता कम हो गई। अगर इसकी दक्षता कैलकुलेट की जाए तो 48% ही हमें इसकी एफिशिएंसी मिलती है। मतलब हमने इनपुट पर 100 दिया लेकिन रिटर्न में हमें आधा ही मिला, तो इसकी एफिशिएंसी 50% से भी कम हो गई। दूसरा जो इसका ड्रॉबैक है वो आता है रिपल घटक, उर्मिका घटक कहा जाता है इसको। रिपल घटक होता है, हमें आउटपुट पर डीसी चाहिए लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि आउटपुट पर हमें प्योर डीसी मिले, उसमें कुछ एसी कंपोनेंट्स हो सकते हैं। तो ये जो आउटपुट में कुछ एसी कंपोनेंट्स रह जाते हैं उसको रिपल फैक्टर कहा जाता है, उर्मिका घटक कहा जाता है। हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में जो रिपल फैक्टर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि कई बार होता है कि यहाँ पे जब डायोड रिवर्स बायस्ड है तो डायोड के कारण तो नहीं मिल रही है, लेकिन जो हमने इनपुट पे लगाया उसका इफेक्ट आने के कारण हमें आउटपुट पे भी करंट मिल जाती है। ठीक है, तो इसके अंदर रिपल फैक्टर आ जाते हैं, प्योर डीसी न रहकर ये एसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए हमें प्योर डीसी जो आउटपुट पर मिलनी चाहिए वो कम मिलती है। तो ओवरऑल में देखा जाए तो हाफ वेव रेक्टिफायर की जो यूजेस है वो बहुत कम हो गए। पहला तो उसकी एफिशिएंसी बहुत कम है, दूसरा हमारा जो मेन एम है एसी को डीसी में बदलना वही पूरा नहीं हो पा रहा है। इसमें कंस्ट्रक्शन में चेंज करके, सर्किट में कुछ चेंज करके इसको और मॉडिफाई किया गया और फुल वेव रेक्टिफायर बनाया गया। अब फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है वो समझते हैं। ये है हमारा फुल वेव रेक्टिफायर। पहली चीज तो हम ये समझते हैं कि
जो चेंज किया गया हाफ वेव और फुल वेव में वो क्या किया गया। डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, हाफ वेव में एक ही डायोड को काम में लिया गया था, फुल वेव में 2 डायोड काम में लिए गए, डायोड D1 और डायोड D2। ठीक है, वहां पे भी हमने ट्रांसफार्मर के थ्रू ही इनपुट दिया था, लेकिन यहाँ पे जो हमने ट्रांसफार्मर लगाया है वो हमने सेंटर टैप्ड ट्रांसफार्मर लगाया है। क्या मतलब है उसका? हाफ वेव रेक्टिफायर में जो आपने लोड लगाया था वो यहाँ लगाया था, है ना, लेकिन इसमें हमें क्या करना है, सेकेंडरी के सेंटर पर लोड लगाना है, यहाँ पे लोड लगेगा, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, सेंटर टैप्ड ट्रांसफार्मर कहा जाता है। ठीक है, अब कैसे ये वर्क करेगा उसको समझते हैं। ये हमारा इनपुट साइकिल है एसी का, जो हमने एसी अप्लाई किया है। ठीक है, इनिशियली जब एसी का पॉजिटिव हाफ साइकिल आया तो क्या हुआ, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ठीक है, इस पॉजिटिव के साथ ये डायोड कनेक्ट, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव रहेगा, ये पॉजिटिव, क्योंकि ये न्यूट्रल है तो न्यूट्रल के दोनों सेम रहेंगे। ठीक है, तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, इस तरह से हो गया ये। ठीक है, पोलैरिटी कैसे सेट हुई, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, इस तरह से सेट हो जाएगी ये, क्योंकि ये न्यूट्रल है, इसको न्यूट्रल बनाना है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव करेंगे तो वो न्यूट्रल होगा। ठीक है, अब हो क्या रहा है, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आया तो डायोड D1 का P पॉजिटिव से और N नेगेटिव से जुड़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन डायोड D2 का P नेगेटिव से और N पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब जब पॉजिटिव साइकिल आया तो पॉजिटिव साइकिल में D1 फॉरवर्ड बायस था और जो हमारा D2 था वो रिवर्स बायस था। मतलब आउटपुट पे जो हमें करंट मिली वो सिर्फ डायोड D1 के कारण मिली, D2 के कारण हमें कोई करंट नहीं मिली। ठीक है, क्लियर ये चीज। अब जैसे ही नेगेटिव साइकिल आएगा तो नेगेटिव साइकिल में पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। अब क्या हो गया, उल्टा हो गया, डायोड D1 रिवर्स बायस हो गया क्योंकि P नेगेटिव से जुड़ा है, N पॉजिटिव से जुड़ा है। D2 फॉरवर्ड बायस हो गया क्योंकि P पॉजिटिव से जुड़ा है, N नेगेटिव से जुड़ा है। तो नेगेटिव साइकिल के अंदर D1 रिवर्स हो जाएगा और जो D2 है वो फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो आउटपुट पे करंट मिलेगी वो D2 के कारण मिलेगी। तो ये तो हमें मिली D1 के कारण, ये जो करंट मिली वो D2 के कारण मिली। ये पॉजिटिव साइकिल के लिए है, ये नेगेटिव साइकिल के लिए। वापस से जब पॉजिटिव साइकिल आएगा तो वापस से D1 फॉरवर्ड हो जाएगा तो हमें आउटपुट पर D1 के कारण मिलेगी, और वापस से जब नेगेटिव साइकिल आएगा तो D2 फॉरवर्ड बायस हो जाएगा तो हमें आउटपुट पर D2 के कारण मिलेगी। तो पूरे एक साइकिल को जब स्टडी किया जाएगा तो हमें तो पूरे साइकिल के लिए करंट मिल रही है ना, एक बार D1 के कारण मिल रही है, एक बार D2 के कारण, ये D1, ये D2, फिर ये D1, फिर D2। तो हमें आउटपुट पर इनपुट के पूरे साइकिल के लिए करंट मिलती है, एक बार एक डायोड के कारण मिलती है, दूसरी बार दूसरे डायोड के कारण मिलती है। तो फुल वेव रेक्टिफायर में इनपुट के पूरे साइकिल के लिए आउटपुट में एक ही डायरेक्शन में करंट मिलती है, तो ऑब्वियसली इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। इसकी एफिशिएंसी नियरली 84% होती है और इसमें रिपल फैक्टर जो उर्मी का घटक है वो भी कम हो जाते हैं, पहले के आधे रह जाते हैं, हाफ वेव के आधे रह जाते हैं। तो अब हमें समझ में आया कि आगे भी हमें जहाँ सर्किट में यूज़ लेना होगा फुल वेव को नहीं यूज़ लेना होगा, किसको लेना होगा, सॉरी हाफ वेव को नहीं यूज़ लेना होगा, किसको लेना होगा, फुल वेव को, क्योंकि जिसमें एफिशिएंसी ज़्यादा मिल रही है हम उसी को ही तो यूज़ करेंगे। एफिशिएंसी ज़्यादा फुल वेव में मिल रही है, पूरे साइकिल के लिए करंट मिल रही है, इसलिए हम इसको काम में लेते हैं। हम ऐसा थोड़ा चाहेंगे कि हमारी मशीन जो एक राउंड चल रही है वो चल के बंद हो जाए, फिर वापस से एक राउंड चलेगी फिर बंद हो जाए, ऐसा नहीं चाहेंगे हम चाहेंगे हमारी मशीन पूरे साइकिल के लिए चलती रहे। तो वो तभी पॉसिबल है जब हमने उसको फुल वेव रेक्टिफायर की फॉर्म में जोड़ा है। हमें एक बार में एक डायोड है, दूसरी बार में दूसरा डायोड है, लेकिन आउटपुट पे हमें पूरे साइकिल के लिए करंट मिलेगी। तो ये दोनों क्वेश्चन जेनर डायोड और रेक्टिफायर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेक्टिफायर तो आप लिख लीजिए 100% आएगा, या तो फुल वेव आएगा या हाफ वेव आएगा। ठीक है, तो अब आपको पढ़ना है
मेहनत करनी है। सेमीकंडक्टर अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आपने जो ये वीडियोस देखे हैं उससे आपको समझ में आ ही गया होगा कि सेमीकंडक्टर तो ऐसा है कि उसमें कितना भी डूब जाओ कम ही है। अभी तो हमने 0.1% भी नहीं पढ़ा है सेमीकंडक्टर का। बहुत वास्ट है सेमीकंडक्टर, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर आती है। अगर आप आगे इंजीनियरिंग करने जाएंगे और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच लेंगे तो आप सेमीकंडक्टर को उसमें बहुत डिटेल में पढ़ेंगे और इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे ही इंटरेस्ट के साथ, ऐसे ही मोटिवेशन के साथ, ऐसे ही इंटरेस्टिंग लेक्चर्स के साथ मिलते हैं आगे और आपको के साथ बने रहिए। तब तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर आप लोगों में से कोई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको ऑनलाइन में नहीं समझ में आ रहा है और वो ऑफलाइन में अगर समझना चाहें तो इस वीडियो के नीचे जो बार चल रहा है उसमें फ़ोन नंबर दे रखे हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपके लिए ऑफलाइन क्लास भी अरेंज कर सकते हैं। 11th 12th BSc चाहे जिस भी क्लास के लिए अगर आप पढ़ना चाहें तो आपकी ऑफलाइन क्लास अरेंज हो सकती है। आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेहनत करिए, कंटिन्यूटी बनाए रखिए, अभ्यास करिए और मेहनत करके सफलता प्राप्त कीजिए। हम आपसे यही आशा करते हैं आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, एग्ज़ाम अच्छे से अटेंड करेंगे और अपना रिजल्ट इम्प्रूव करेंगे। क्योंकि एक टीचर के लिए खुशी का वही पल होता है जब उसके बच्चे सक्सेसफुल हो जाते हैं। अगर बच्चे सक्सेसफुल हो गए तो अपने आप टीचर सक्सेसफुल हो जाती है, क्योंकि हमको बच्चों के नाम से जाना जाता है। अच्छा, ये इसको किसने पढ़ाया था? उन मैडम ने पढ़ाया था। तो हमें अपने आप में एक खुशी महसूस होती है जब हमारे बच्चे किसी अच्छी जगह पे पहुंच जाते हैं।